हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट लाडला सीरीज के एक और सेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उन पर जो भी बातें बनेंगी उन पर डिस्कशन करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको संबंधित सवालों से पता होनी चाहिए उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो सीरीज है वो आपको फायदेमंद लग रही होगी। तो आप लोगों को फायदेमंद चीज के लिए एक लाइक जरूर छोड़कर जाना है। कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसका सेशन का पहला सवाल आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर आई होप आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। बौद्ध मूर्ति कला की शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। मथुरा, भरौत और सांची स्तूप इन्होंने नाम दिया है। अब इस सवाल में हमें जो बुद्धिस्ट स्क्रप्चर है ना उसके स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट के बेस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि ये देखना है कि कौन सा केंद्र पहले डेवलप हुआ और कौन सा केंद्र बाद में, है ना। और जो 3 साइट इन्होंने दी है उसमें आपको मथुरा, भरौत और सांची स्तूप के इन्होंने भी नाम दिए हैं। अब एक एक करके हर साइट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मथुरा के बारे में। मथुरा आर्ट कुषाण पीरियड से संबंधित माना जाता है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी सीई है उसके अंदर पीक पे थी, कुषाण पीरियड के अंदर। ठीक है, यानी कि यहीं से बुद्धा की जो ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्ध, वो आपको डेवलप होती हुई नजर आती है इसी समय के अंदर। हैवी ड्रेपरी यहां पर यूज होती थी, बॉडी का एक मस्कुलर फॉर्म पेश करा जाता था, कॉन्फिडेंट पोस्चर में आपको मूर्ति नजर आती थी। तो ये बाद के समय में डेवलप हुआ, यानी कि कुषाण समय में। तो क्रोनोलॉजी के अंदर अभी फिलहाल हमने ये जाना है कि ये कुषाण समय से संबंधित है। अब मैं आपसे बात करूंगा भरौत के ऊपर। इसके बारे में हमें क्या पता चलता है? देखो, जो भरौत स्तूप है या फिर भरौत है ना, वो सुंग पीरियड से संबंधित है, यानी कि सेकेंड सेंचुरी बीसीई से। किसके समय से? सुंग, सुंग पीरियड में आपको नजर आता है। यहां पर बुद्धिस्ट आर्ट बहुत ज्यादा आपको शुरुआती दौर की और एक सिंबॉलिक फॉर्म में नजर आती है। बुद्ध का कोई भी यहां पर आपको ह्यूमन फॉर्म नहीं नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल्स सिर्फ नजर आएंगे, जैसे कि लोटस का सिंबल, जैसे कि उनके फुटप्रिंट का सिंबल। एक सिंहासन है जो कि खाली है यानी कि एम्प्टी थ्रोन का सिंबल। तो इसको हम शुरुआती दौर में कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने नाम लिया है किसका? सांची स्तूप का। सांची एक मेजर डेवलपमेंट मौर्य से सुंग सतवाहना पीरियड में आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं? तो अभी भी एनोकॉनिक ट्रेडिशन है, मतलब बुद्धा की जो मूर्ति है वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको नहीं नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर जो कार्विंग्स है वो ज्यादा रिफाइंड है, जो प्रोपोर्शंस है वो ज्यादा बेटर है। मतलब भरौत से थोड़ा एडवांस्ड, मथुरा से पहले आपका ये सांची स्तूप नजर आएगा। तो सबसे पहले तो हमारा भरौत आ गया, जो कि हम सेकेंड सेंचुरी बीसी में सुंग के समय में देख रहे हैं, है कि नहीं? और उसके बाद अगली चीज हमारे सामने कौन सी आ जाएगी? आपका मथुरा, सॉरी सांची स्तूप। सांची स्तूप आएगा ना मथुरा से पहले, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका मथुरा। तो यहाँ पर जो क्रम रहेगा ना वो रहेगा भैरौत का, देन सांची स्तूप का, एंड देन मथुरा का। बीसीए आंसर होना चाहिए, इसीलिए जो ए वाला ऑप्शन है ना यार, वो इसके अंदर करेक्ट जाएगा। ओके, बस ये वाली बात है। आपको ये जो स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट है बुद्धिस्ट स्कल्पचर के लेकर के, वो किस समय पर आपका सबसे ज्यादा प्रचलन में थी, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपने जो ऑप्शन है उनको एक समय फ्रेम में लेकर आना था। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस चिथरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट। मदुरई के चिथरई महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सवाल एडवांस्ड फॉर्म में है, क्वेश्चन है
चिथरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई पर आधारित। तो ये तमिलनाडु का बहुत ही फेमस एक कल्चरल और रिलीजियस त्योहार होता है। पहले हमें इस फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसे त्योहार है जो कि न्यूज़ में है, उनके बारे में हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कि चिथरी फेस्टिवल पर जब आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो ये फेस्टिवल ना मदुरई के अंदर एक टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, उससे इसका संबंध बताया जाता है। और तमिल जो कैलेंडर है, उसके अंदर चैत्री मंथ यानी कि अप्रैल मई मंथ के अंदर ये आपका होता है। इसमें जो विष्णु के अवतार हैं, लॉर्ड कज़ागर, उनकी एंट्री इवेंट सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है। अब हर फेस्टिवल की ये विशेषताएँ होती हैं यार। तो एक-एक करके ऑप्शन देखो यहाँ पर। द चिथरे फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन तमिल मंथ ऑफ मार्गज़ी। क्या ये मार्गज़ी महीने में मैंने बताया फेस्टिवल? मार्गज़ी मंथ में मतलब मार्गज़ी मंथ में क्या था? मार्गज़ी मंथ में थोड़ी ना था, हैं? ये तो आपका मार्गज़ी मंथ जो होता है, तो ये दिसंबर और जनवरी वाला टाइम फ्रेम है, अगर हम अ, तमिल मंथ का डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अप्रैल मई के अंदर, और अप्रैल मई के अंदर मैंने कौन-सा आपको वो बताया था, मतलब मंथ बताया था? कौन-सा बताया था? चिथरी फेस्टिवल। एक टाइटल मैंने यूज़ किया था ना, एक टर्म यूज़ किया था, या फिर मैंने सीधा अप्रैल में ही बताया है? हैं? वो शायद चैथरई मंथ ही कहते हैं। मेरे ख्याल से उस मंथ को भी चैथरई मंथ ही कहा जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि अप्रैल मई का जो समय है वो चैथरई मंथ के रूप में ही है। सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड कल्लाझागर अराइव्स ऑन अ गोल्डन हॉर्स। ये वाली जो बात इन्होंने दी है ना, ये वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भगवान कल्लाझागर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन यहाँ पर माना जाता है। ये फेस्टिवल का हाईलाइट इवेंट है। तो ये जो इनके भगवान हैं कल्लाझागर, ये वैगी रिवर तक आते हैं किसके ऊपर? एक सोने के घोड़े पर। ये वाली बात इन्होंने बिल्कुल सही दी है। बस यहाँ पर सही पूछा गया था, आपका यही वाला जो ऑप्शन है ये इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। What is the term for a structured musical composition in Hindustani classical music? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना के लिए क्या शब्द यूज होता है, मतलब कौन सा शब्द आता है? सबसे पहले हमें समझते हैं कि भाई इन चार में से वो शब्द कौन सा है। तो पहले तो याद रखिएगा, जब कभी भी स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन के लिए टर्म पूछे तो उसको कहा जाता है बंदिश। अब लेकिन मेरे से आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों इसमें बंदिश क्यों सही है? इसका कॉन्सेप्ट हमें बताइए। तो देखो, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जब हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, तो इसका मतलब होता है कि एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है जो राग के रूल्स को फॉलो करती हो। समझ रहे हैं? जिसमें आपको लिरिक्स भी नजर आए और मेलोडी, दोनों की दोनों आपकी जो चीजें हैं वो डिफाइंड होती हैं, और इसी चीज को कहा जाता है बंदिश। ठीक है? तो बंदिश के अंदर क्या होता है? आपका सथई होता है, आपका अंतरा आता है, कभी-कभी इसके अंदर अभोग का भी ज़िक्र होता है, यानी कि संचारी पर बात होती है। कई सारे उसके भाग हैं, जो कि देखने के लिए मिलता है। ठीक है? बाकी के ऑप्शन में देखो, यहाँ पर कृति एक टर्म लिया गया है। कृति कार्नेटिक जो म्यूज़िक है, उसका एक टर्म है, मतलब उससे संबंधित है। ये हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूज़िक की बात हुई है, उसका नहीं है। तो एग्ज़ाम में ये एक कॉमन आपसे आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक शब्द इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है गमक। गमक का मतलब होता है ऑर्नामेंटेशन, यानी कि स्वर को घुमाना, वो होता है आपका गमक। तो ये जो है ये कॉम्पोज़िशन नहीं है, ये सिंगिंग की एक टेक्नीक है, तो गमक इसमें नहीं होगा। फिर एक इन्होंने ऑप्शन दिया है रस। रस क्या है? ये एक इमोशनल फ्लेवर है। ठीक है? श्रृंगार की बात होती है, करुण पर बात होती है, वीर पर बात होती है। तो ये एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्पोजिशन नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन की बात में आपका ये जो बंदिश वाला ऑप्शन है ना, यही सही चला जाएगा। तो बंदिश का संबंध आप हिंदुस्तानी से याद रखेंगे, और एक कृति का यहाँ पर जिक्र हुआ है, इसको आप कार्नेटिक म्यूजिक से याद रखेंगे। फिलहाल के लिए जो आप चीज अपने साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेल्ट रैंक्स एंड कंपटीशन एरिया इन जूडो। भाई जूडो में हम ये सब सोच सुनते हैं ना, ब्लैक बेल्ट है, ये बेल्ट है, वो बेल्ट है, उस पर रिलेटेड है सवाल।
तो जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये आपको यहाँ पर दो विचार करने हेतु इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो इस सवाल के अंदर जूडो के रूल्स पर इन्होंने शायद बात करी है, जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। अ रेड एंड व्हाइट बेल्ट इज एसोसिएटेड विद जूडोक्स फ्रॉम 6th dan to 8th dan लेवल। यानी कि लाल और सफेद बेल्ट छठे डैन से 8वें डैन स्तर तक के जूडोकाओं से जुड़ी होती है। दूसरा है अ शेयर्ड सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 1 मीटर मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन एडजॉइनिंग कंपटीशन एरियाज। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्रों के बीच कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखा जाना चाहिए। अब इसमें हम दोनों स्टेटमेंट पर एक एक करके आएंगे। पहला है कि एक रेड व्हाइट बेल्ट का संबंध है जूडो कास्ट से, जो कि 6 dan to 8 dan लेवल पर आपको नजर आएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस स्टेटमेंट को करेंगे भाई हम यहाँ पर गलत। क्यों? क्योंकि ये जो रेड और व्हाइट बेल्ट होता है ना, इनको आमतौर पर 6 to 8 dan के साथ आप देखते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल जो फेडरेशंस हैं उसमें ये वेरिएशन आपको इसमें नजर आएगा। इंटरनेशनल जो आपको फेडरेशंस होते हैं वहां पर आपको वेरिएशन नजर आता है। जनरली ये होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं, बट अगर मैं कहूँ कि इंटरनेशनल फेडरेशंस में यहाँ पर आपको ऊपर नीचे कुछ कुछ चीजें नजर आती हैं। बट जैसे आपके हमारे एग्जाम्स होते हैं एसएससी यूपीएससी रेलवे, उसमें सेफ आंसर ये माना जाता है कि रेड और व्हाइट बेल्ट जो है ना वो यूनिवर्सल रूल नहीं है। तो इन्होंने वही कहा है कि रेड और व्हाइट बेल्ट एसोसिएटेड वो 6 है, तो इसको यूनिवर्सल रूल में आप कंसिडर नहीं करोगे। आमतौर पर मान लिया जाता है, तो इसको आप रिलायबल स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। ठीक है ना? दूसरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि आसपास के जो प्रतियोगिता क्षेत्र है उनके बीच में कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जाना चाहिए। इस स्टेटमेंट को हम करेंगे भाई करेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जूडो में एक एरिया यूज होता है जिसको कहा जाता है ततामी। ये टर्म याद रख लीजिएगा। ये जो ततामी एरिया है ना, इसके अराउंड में आपको मिनिमम 1 मीटर का सेफ्टी जोन मैंडेटरी होगा, ताकि जो इंजरीज है वो कम हो, जो एडजेसेंट मैचेस हैं उनके अंदर आप हस्तक्षेप ना कर पाए, इंटरफेरेंस ना हो। तो ये जो रूल है ये इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन भी फॉलो करती है। तो आपका ये सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत था। तो ओनली टू इज करेक्ट की वजह से आपका ये बी वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। ठीक है? तो ये एक अच्छा सवाल है जूडो पर बेस्ड। आपको पता है कि मार्शल आर्ट जो बेल्ट्स होती है ना, उसमें कंट्री वाइज और फेडरेशन वाइज डिफरेंस होता है। तो एग्जाम में वही स्टेटमेंट सही माना जाएगा जो कि यूनिवर्सली फिक्स्ड हो। तो अगर ये यूनिवर्सली फिक्स्ड नहीं है तो मैं इसको कैसे सही बोल दूंगा यार? है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। हु ब्रोक दी 30-year-old एशियन गेम्स मेंस 5000 मीटर फीट रिकॉर्ड इन नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुष की 5000 मीटर जो मीट है उसका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा है। तो एक करंट अफेयर पर बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि नेशनल ओपन जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2014 में हुई थी उसमें मेंस के 5000 मीटर का जो 30 साल पुराना एशियन गेम्स रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा है? तो ये जो रिकॉर्ड है ना ये एशियन लेवल का था, जो कि इंडिया के किसी एथलीट ने नेशनल ओपन के अंदर तोड़ा। और इसके अंदर आपको गुलवीर सिंह का नाम याद रखना है। ये मतलब करंट अफेयर बेस्ड सवाल हो गया। एक इंडियन लॉन्ग डिस्टेंस रनर के रूप में इनको जाना जाता है, जिनके द्वारा इस 5000 मीटर इवेंट के अंदर नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में एशियन गेम्स का ये 30 साल जो ओल्ड रिकॉर्ड है इसको तोड़ दिया। तो ये न्यूज करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्पोर्ट्स पर बेस्ड, तो यहाँ पर करंट अफेयर में अपने आप को हमें एक्टिव रखना है भाई। ठीक है? नेक्स्ट है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दो आपको विचार करने हेतु स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। होता क्या है ना, कभी भी कोई भी इवेंट है चर्चा में है, वो किस पर बात कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, उनसे संबंधित जो बातें यार वो हमें पता होनी चाहिए। अब इस सवाल के अंदर जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसको एसटीआई कोऑपरेशन भी कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए, एक एक करके दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहला है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड पब्लिक गुड ड्रिवन इनोवेशंस, यानी कि यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर
आधारित है, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ब्रिक्स का ये जो एससीआई कोऑपरेशन है, इसका फोकस होता है कि ज्वाइंट रिसर्च करी जाए, शेयर्ड टेक्नोलॉजी हो, ग्लोबल साउथ के लिए पब्लिक गुड पर काम करा जाए। अलग-अलग प्रकार के एरिया में काम करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के ऊपर डिस्कशन होता है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी, इन सभी चीजों पर बात होती है। तो म्यूचुअल बेनिफिट, पब्लिक वेलफेयर, ये ब्रिक्स की कोर फिलॉसफी है, इसीलिए मैं यहां पर इस पहले वाले स्टेटमेंट को करेक्ट कर देता। अब दूसरा, इट इज गवर्नड ओनली थ्रू एनुअल हेड्स ऑफ स्टेट समिट्स, यानी कि ये केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से ही संचालित होता है। इसको मैं गलत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स एसटीआई, ये जो आपका कोऑपरेशन है, ये सिर्फ लीडर्स के समिट तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर और भी लोग काम करते हैं, जैसे कि जो वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, जो साइंटिफिक फोरम्स होते हैं, जो रिसर्च की संस्थानें होती हैं, वो भी इंक्लूड होता है। तो गवर्नेंस मल्टी लेवल होता है, सिर्फ समिट बेस्ड नहीं होता है। इसीलिए हमारा ये वाला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया, पहला वाला करेक्ट हो गया। तो ओनली वन इज करेक्ट वाला स्टेटमेंट इसमें हम सही कर देंगे। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक करना है। द इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स took place in which of these month or year, showcasing 7 sporting disciplines across 3 venues in न्यू दिल्ली। तो फिर से ये करंट अफेयर बेस्ड एक सवाल हो गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन कहां पर हुआ, कब हुआ, जिसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब हुए थे, ये वो पूछना चाह रहे हैं। अब कीवर्ड आप लोगों को ध्यान से देखना है। इनॉग्रल, इनॉग्रल मतलब उसका जो पहला एडिशन है, पहला जो संस्करण है। पैरा गेम्स मतलब जो कि स्पेशली जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए। वेन्यू उन्होंने न्यू दिल्ली दिया है, 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन इसके अंदर इन्होंने कराए और 3 वेन्यू इन्होंने यूज करे। तो ये कराया गया था दिसंबर 2023 के अंदर। अब ये भी एक तरीके से करंट अफेयर इवेंट बेस्ड आपका सवाल है। पहला एडिशन इसका इसी समय पर हुआ था। तो ये इवेंट जो पैरा एथलीट्स होते हैं उनको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर लाने की कोशिश करता है। मतलब खेलो इंडिया गेम्स का ही एक एक्सटेंशन है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये दिसंबर 2023 आंसर करेंगे। ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनको आप पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो चलो भाई, अभिकथन और जो कारण इन्होंने दिए उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। असर्शन, लास्ट मैन इन टावर explores the moral and ethical conflicts faced by residents during rapid urban development and real estate pressures in Mumbai। लास्ट मैन इन टावर मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाले नैतिक और नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, क्या ये चीज सही है? तो एक नॉवल है एक्चुअली में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है भाई? अरविंद अडिगा का नाम सुना है आपने? फेमस ये नॉवेलिस्ट है। तो इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि मुंबई के अंदर जो रीडेवलपमेंट हुआ, जो बिल्डर्स का प्रेशर रहता है, सोसाइटी के मेंबर्स के जो मोरल डायलेमास होते हैं, इन सबको एक्सप्लोर करता है। तो अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट प्रेशर, एक्चुअली में अरविंद अडिगा जी के इस लास्ट मैन इन टावर का कोर थीम है। तो ये इसमें आपका भाई करेक्ट इन्होंने अभिकथन यूज किया इस नॉवल को लेकर। दूसरा है, यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके औपनिवेशिक अतीत पर केंद्रित है, यानी कि नॉवल फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ मुंबई आर्किटेक्चर एंड इट्स कॉलोनियल पास्ट। पर ये बात हमें यहाँ पर गलत करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन ज्यादा सूट करता है एकेडमिक अर्बन हिस्ट्री को, कॉलोनियल आर्किटेक्चर स्टडीज को। लेकिन ये जो लास्ट मैन इन टावर्स है, उसका तो जो फोकस है वो आज के आपके सोशल कन्फ्लिक्ट के ऊपर है, जो जो मतलब साइकोलॉजिकल और एथिकल स्ट्रगल्स होते हैं आज के समय में, उस पर बात करता है। तो ये रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो है ही गलत। तो पहला मतलब असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है, इसी वजह से सी वाला ऑप्शन हम इसमें मार्क कर देंगे। तो कोई भी अगर नॉवल वगैरह है, जो फेमस नॉवेलिस्ट हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, पहले तो सिर्फ उनके ऑथर ही पूछ लिए जाते थे।
बट अब वो आपसे उन नॉवेल्स की डिटेलिंग भी पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपडेट करना है अपनी तैयारी में कि जो बुक्स एंड ऑथर्स आप पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा देख लेना है कि वो नॉवल किसके ऊपर बात कर रहा है, और शायद ये आप लोगों को हेल्प ही करेगा उस नॉवल के ऑथर और बाकी की चीजों को याद करने में। नेक्स्ट है चूज दी करेक्टली मैच्ड केव फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन, यानी कि सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन हमें यहां पर करना है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस इन्होंने दिए, एक एक करके उन ऑप्शंस को हम देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ कॉन्फ्यूजन जो इन तरीके के सवालों को करने के अंदर हमें आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो जो गुफाएं होती है ना उनके अंदर मेनली आपको 3 लाइमस्टोन फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं गुफाओं के अंदर। पहला है आपका जो इन्होंने यहां पर दिया है स्टेलेस्टाइट, इसके बाद स्टैगमाइड आई मीन स्टैगलैगमाइड, ये एक आपका 3 लाइमस्टोन फीचर्स में से एक है, और एक है आपका पिलर। ये 3 लाइमस्टोन फीचर्स होते हैं केव्स के अंदर। अब ये जो सब आपको मैंने यहाँ पर बताए ये सब बनते कैसे हैं उन पर हमें बात करनी पड़ेगी। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट से रिच जो पानी है वो गुफा की छत से टपकता है और वाटर एवेपोरेट होता है और मिनरल्स वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उससे आपका ये जो आपके तीनों के तीनों मैंने आपको लाइमस्टोन के फीचर बताए केव के अंदर वो आपको बनते हुए नजर आते हैं। अब एक एक करके यहाँ पर हम चीजें देखेंगे कि जैसे इन्होंने आपको नाम दिया स्टेलेक्ट्रिटाइट, ये ग्रो अपवर्ड फ्रॉम द केव फ्लोर वाली जो इन्होंने बात करी है वो क्या है, वो गलत है। ये स्टेलास्टाइट जो होता है ना वो छत यानी कि जो सीलिंग है उससे नीचे की तरफ आता है, यानी कि इन्होंने क्या दिया है, उल्टा दिया है। ठीक है, ये एक चीज आपको पहले याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका स्टेलेग्माइट, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग, यानी कि गुफा की छत से टपकते पानी से ये बनता है। ये वाली बात यहां पर बिल्कुल सही है। तो वाटर छत से जो टपकता है ना वो नीचे गिरता है, मैंने बताया फ्लोर के ऊपर आकर वो डिपॉजिट होता है, एंड देन ये जो स्टेलेग्माइट है ये ऊपर की तरफ फिर आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो जैसे कि ये सी था ना, ये इसको सी से आप याद रख लीजिएगा सीलिंग, ये जी है इसको याद रख लीजिएगा ये ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो यही आपका करेक्टली मैच्ड है, बाकी तो इसके अंदर गलत है। पिलर को लेकर बोला गया है हैंग्स फ्रॉम द केव रूफ, यानी कि स्तंभ गुफा की छत से लटका हुआ होता है, जी नहीं। जो आपका स्टेलस्टाइट था और आपका स्टैग्माइट था वो जुड़ जाते हैं, ये फ्लोर और रूफ दोनों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये हैंग नहीं करते हैं। ये वाली जो बात इन्होंने दी है सी में ये गलत है, ये तो बी सही है इसके अंदर। थोड़ा सा डेप्थ वाला सवाल हो गया, केव के अंदर जो लाइमस्टोन के 3 फीचर्स हैं उन पर सवाल पूछ लिया, टफ कैटेगरी का है, पर ठीक है आगे के लिए तैयार रहने के लिए तो देखेंगे यार इन सवालों को। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च्ड अब्रॉड GSLV F-15, GSLV F-15 के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है। अब वो ये नहीं पूछते कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, अब आपसे सवाल की डिटेलिंग पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का कोर क्या है कि NVS-02 सैटेलाइट का प्राइमरी फंक्शन बताइए कि वो क्या होता है। तो यहां पर एनवीएस वर्ड ही आपको एक क्लू दे रहा है। क्या एनवीएस का मतलब क्या है, तो एनवीएस का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। समझ गए, तो एनवीएस क्या मतलब क्या होता है वो क्लियर। तो ये इसरो का एक स्वनिर्मित एक इंडिजिनसली नेविगेशन सिस्टम है, जो कि जीपीएस का जो इंडियन वर्जन है उसको आप उसके हिसाब से समझ सकते हो। तो अगली चीज आप पूछोगे कि जी ये NVS-02 है ये क्या करता है, इसका क्या काम है। तो एक्यूरेट जो पोजिशनिंग है, प्रिसाइज जो टाइमिंग है, उनके ऊपर काम करता है। जैसे कि मान लो कि नेविगेशन है, आप जमीन पर नेविगेशन कर रहे हैं, आप सी के अंदर कर रहे हैं, आप एयर के अंदर कर रहे हैं, उसमें हेल्प करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मोबाइल और स्ट्रैटेजिक जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके अंदर ये हेल्प करता है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस फॉर साइक्लोनिक प्रिडिक्शंस, इट enables satellite based television broadcasting, it boosts India's navigation system by offering precise positioning and timing data। ये वाली ऑप्शन इसमें सही चली जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे भाई, असर्शन और रीजन दिए गए। असर्शन में आपसे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज्ड पर ईयर, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। आप यहीं पर रुको, जो इन्होंने असर्शन दिया है, तो क्या ये असर्शन सही है? ये बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ को आमतौर पर दो तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। पहला, उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब आप बोलोगे एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लाख है तो 10 लाख से 12 लाख हो गए, तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख बढ़े ना। ये होगी एब्सोल्यूट ग्रोथ। और दूसरी चीज होगी परसेंटेज, यानी कि ग्रोथ रेट, जो कि इन्होंने यहां पर बोला है। मतलब पर ईयर या पर डेकेड कितनी ग्रोथ हुई है। एग्जाम्पल के परसेंट पर के आप कहेंगे कि 2% पर ईयर हो रही है। तो ये ज्योग्राफी और डेमोग्राफी में ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि भाई जो असर्शन है वो आपका यहाँ पर क्या है, सही है, ये ट्रू है। अब हमें रीजन देखना होगा। ये कह रहे हैं कि मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंसाइट इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड्स ओवर टाइम, यानी कि केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने के समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी मिलती है। केवल, ये इन्होंने गलत कर दिया। सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देखने से आपको कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन जो होते हैं ना, वो मुश्किल हो जाता है। पॉपुलेशन साइज का एक तरीके से इसको बायस आ जाता है इसके अंदर। इस एग्जांपल में इंडिया में मान लो कि +2 करोड़ ग्रोथ हुई, तो ये बड़ा नंबर है। स्मॉल कंट्री में +2 लाख, वो बड़ा इंपैक्ट डालेगा। इसलिए परसेंटेज यानी कि ग्रोथ रेट है वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है। सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर डिटेल्ड इंसाइट आपको यहाँ पर नहीं देते हैं, तो ये गलत है भाई। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही चला जाएगा। नेक्स्ट है जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग के संजय मूर्तिज रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एट सीएजी एज सीएजी ऑफ इंडिया। भाई ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड आपका सवाल है, तो जो सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर ये दे रहे हैं। पहला है, ही टुक ऑफिस एज द सीएजी इन नवंबर 2024 आफ्टर द टर्म ऑफ गिरीश चंद मुर्मू। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गिरीश चंद्र मुर्मू का टर्म कंप्लीट होने के बाद के संजय मूर्ति ने नवंबर 2024 में इसको चार्ज को अपने पास लिया। तो करंट अफेयर बेस्ड ये एक फैक्ट है जो कि इन्होंने यहाँ पर करेक्ट दिया है। तो अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट देख ली या फिर आपने देख लिया कि जो अभी सीएजी ऑफिसर है वो कौन है, तो इससे काम चल जाएगा। अभी आपको और चीजें देखनी है। दूसरा, द सीएजी इज a constitutional office which is appointed by the president under article 148 of the Indian Constitution। ये वाला आपको लग रहा होगा कि क्योंकि इसको पढ़ के जाते हैं। तो आर्टिकल 148, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट करी जाती है। और मैं अगर आपसे पूछूं सीएजी का रोल क्या होता है, तो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करना इनका रोल होता है। और इनको एक और टाइटल दिया जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है सीएजी को। ये वाली बात क्लियर। तीसरा है, द सीएजी's टर्म इज ओनली 5 years एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। गड़बड़ कर दी इन्होंने यहां पर। क्यों? क्योंकि सीएजी का टेन्योर कितना होता है, 6 साल का या फिर 65 साल, जो भी पहले उनका हो जाए। तो ओनली 5 years वाली जो बात है वो उन्होंने यहाँ पर इनकरेक्ट कर दी। आर्टिकल 148 याद रखिएगा, टर्म 6 साल याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा करेक्ट होने की वजह से आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। गोल्जी उपकरण का प्राथमिक कार्य बताइए कि इसके अंदर क्या है। अब आप मुझसे पूछोगे कि कहना क्या चाह रहे हो, तो क्वेश्चन जो है ये आपसे गोल्जी apparatus पर है, जो कि जो कोशिकीय जीव विज्ञान यानी कि जो सेल बायोलॉजी होती है उसका एक इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, ऑर्गेनल है। सबसे पहली चीज आप मुझसे पूछोगे कि ये होता क्या है गोल्जी अपैरेटस, सर जी इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। बाद में जानेंगे कि उसके जो प्राथमिक कार्य हैं वो क्या है। गोल्जी अपैरेटस को कोशिका का ना पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है।
पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, या फिर जो पैकेजिंग और डिस्पैच का केंद्र होता है वो भी कहते हैं। अब ये क्या काम करता है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उनको मॉडिफाई करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, प्रोटीन एंड लिपिड्स, इन दोनों को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मतलब उन्हें पैकिंग करना और सही जगह पर ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना, ये काम होता है आपके गोल्जी एपरेटस का। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, राइबोसोम्स पर बनते हैं, और फिर ईआर यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जाते हैं, फिर वो गोल्जी एपरेटस में आकर मॉडिफाई होते हैं, जैसे कि जो शुगर ग्रुप्स हैं वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे, जिसको आप ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। फिर उसके बाद उनको पैक करा जाता है और फिर उनको वेसिकल्स के थ्रू डिस्पैच कर दिया जाता है। तो इसलिए जो प्राइमरी फंक्शन है आपके गोल्जी एपरेटस का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटीन मॉडिफिकेशन। समझ गए बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बाकी के ऑप्शन में देखो, यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में बोला एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन का काम कहां पर होता है, कौन करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है, गोल्गी का नहीं होता है ये, गोल्जी जो भी बोलना चाह रहे हैं आप। उसके बाद इन्होंने लिपिड सिंथेसिस का भी इन्होंने इसको एक प्राथमिक उद्देश्य के रूप में ऑप्शन में दिया है। लिपिड सिंथेसिस मेनली जो स्मूथ ईआर होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें होता है। गोल्गी सिर्फ मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऐसे ही डी ऑप्शन में इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन का ऑप्शन दिया है। डीएनए रेप्लिकेशन होती है आपका न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर। गोल्गी के साथ इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो क्लियर है यार, प्रोटीन मॉडिफिकेशन क्या था, क्या संबंधित जानकारी थी, आई होप क्लियर रही होगी। नेक्स्ट है, एक्स पर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल्स डिसीजन रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से के भारित मतों की किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन का कोर आइडिया क्या है, जीएसटी काउंसिल के डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये आधारित है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A से आपका संबंधित है। अब पहले आपको ये समझना होगा कि जो जीएसटी की काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जीएसटी की काउंसिल में मेंबर्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। मतलब वोटिंग का जो सिस्टम है ना, वो वेटेड वोटिंग पर बेस्ड होता है, जिसमें जो केंद्र है उनका जो वेटेज होगा वो होगा 1/3, और जो स्टेट्स हैं यानी कि जो केंद्र है उनका वेटेज होगा 2/3। समझ रहे हो? तो इन्होंने कहा आपसे, एज पर दिस आर्टिकल जीएसटी काउंसिल डिसीजन रिक्वायर करेगा किस प्रकार की मेजोरिटी को, वेटेड वोट्स को ऑफ द मेंबर्स जो कि प्रेजेंट है एंड वोटिंग है। अब डिसीजन लेने का क्या रूल है, आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल का डिसीजन तब वैलिड होता है जब प्रेजेंट और जो वोटिंग करने वाले मेंबर्स हैं उनके वेटेड वोट्स के एटलीस्ट 3/4, 3/4 किधर है, 3/4, 3/4 जो वोट्स हैं वो मेजोरिटी में हो। इसीलिए हम यहाँ पर 3/4 मेजोरिटी वाला जो ऑप्शन है वो आंसर करेंगे। बाकी इन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या है वो भी मैंने बता दिया, और प्रेजेंट वालों को कितना चाहिए इसमें मेजोरिटी पास होने के लिए वो भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे भाई। Which of the following correctly reflects the legal implication of Article 255 regarding presidential or governor's assent to bills? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? अब आप बोलोगे मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप, इसका हमें कॉन्सेप्ट तो समझाइए। तो पहले आर्टिकल 255 का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसका कोर आइडिया ये है कि अगर किसी बिल के लिए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर की जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो रिक्वायर्ड थी, लेकिन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वो रिकमेंडेशंस मेंशन नहीं हुई, उनका जिक्र नहीं हुआ, और बाद में उसको एसेंट मिल गया, तो लॉ इनवैलिड नहीं होता है। आप कहोगे मतलब जो ये प्रोसीजरल लैप्स हुआ है ना, मतलब जहां पर रिकमेंडेशन का जिक्र ही नहीं हुआ, ये सब्सटेंसेस जो एसेंट है उसके बाद लॉ को नलिफाई नहीं करता है। अब समझे? तो ऑप्शन में क्या बोला है,
स्टेट लॉ इज वॉइड विदाउट रिटन गवर्नर एसेंट। कोई मतलब? भाई ये गलत हो गया ना, एसेंट मिल गया हो तो लॉ वैलिड होता है, रिटन मेंशन की कंडीशन है ही नहीं। दूसरा है मेंशन ऑफ एसेंट इज मैंडेटरी फॉर वैलिडिटी, ये वाली बात भी गलत है। आर्टिकल 255 स्पेशली ये बोलता है कि मेंशन ना होना फेटल नहीं है। तीसरा है ओमिशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशंस डजंट इनवैलिडेट लॉ इफ एसेंट इज गिवन, ये वाली बात बिल्कुल सही है जिस पर अभी हमने चर्चा करी। एग्जैक्ट वर्डिंग है जो कि आर्टिकल 255 के बारे में आपको बताता है, तो यही ऑप्शन सही चला जाएगा इसमें। समझ गए? नेक्स्ट है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम इट्स स्पीड चेंजेस, which of the following properties of lights remains constant during this transition? जब प्रकाश वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थिर रहता है? अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। अगर फिजिक्स में किसी को इंटरेस्ट है तो फिजिक्स का कोर कॉन्सेप्ट है ये। तो जब लाइट एयर से किसी मीडियम जैसे कि ग्लास में जा रही है या वाटर के अंदर एंटर करती है तो जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हमेशा सेम रहती है। अब आप पूछोगे क्यों? फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पर डिपेंड करती है, वो मीडियम पर थोड़ी ना डिपेंडेंट होती है। तो बाउंड्री पर जाते ही वेव की स्पीड तो एडजस्ट होती है, इसीलिए वेवलेंथ भी चेंज होती है, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, समझ रहे हैं? तो एफ यहां पर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है बीएसए एम्स टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विद एडवांसमेंट इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग फोर? बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित में से प्रगति के साथ जोड़ता है। अब फोरेंसिक साइंस का डिस्कशन आपने हमेशा सुना होगा। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। जो बीएसए है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो पुराना जो इंडियन एविडेंस एक्ट होता था ना 1872 वाला, उसको रिप्लेस और मॉडर्नाइज करने के लिए लाया गया है। इसका जो कोर उद्देश्य है वो है कि जो एविडेंस लॉ है ना उसको प्रेजेंट डे रियलिटीज के साथ ना अलाइन किया जाए। अब आप मुझसे पूछोगे कि जी ये जो बीएसए है इसका फोकस क्या है, तो इसमें जो डिजिटल एविडेंस है, यानी कि जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, या किसी की चैट है, या फिर सीसीटीवी है, या फिर सीसीटीवी फुटेजेस है, या फिर सर्वर के लॉग्स हैं, या फिर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, उनके ऊपर बात करेगा। फॉरेंसिक साइंस जिसमें डीएनए जो प्रूफिंग होती है उस पर बात करी जाती है, जो साइबर फोरेंसिक्स होती है वो करी जाती है, मॉडर्न जो लैब टेक्निक्स है उनका यूज करा जाता है। तो कोर्ट में आज एविडेंस ज्यादातर डिजिटल और फोरेंसिक होते हैं, इसीलिए बीएसए के जो इसी डायरेक्शन में आप अपने आप को अपडेट करने का काम करता है। तो वही पूछा है कि बीएसए का जो उद्देश्य है टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विद एडवांसमेंट इन, किस में एडवांसमेंट वो लाना चाहते हैं? फोरेंसिक साइंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, और उसके बाद बताना है कि कैसे कैसे हिसाब किताब है। असर्शन में बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ सिविलियन साइंस अवार्ड। सही है क्या ये बात? ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब आप मुझे पूछोगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, तो जो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होता है ना, वो साइंस और रिसर्चर्स को दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है। तो ये एक सिविलियन अवार्ड कैटेगरी में आता है, मिलिट्री या जो सर्विस स्पेसिफिक है वो नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, रीजन है इट इज कन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? गलत बात है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का तो काम आर्ट, हेरिटेज, लैंग्वेज या फिर मॉन्यूमेंट को लेकर किसी ने काम किया होता है तो उसको पुरस्कृत करता है। तो इसमें ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा।
नेक्स्ट है द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्राइमरली मेजर्स डिस्पैरिटीज बिटवीन, अरे यार रूम में बैठ जाओ, इन विच की एरियाज। वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच में असमानताओं को मापने का काम करती है? अब ये वाला जो सवाल है, आप लोग मुझे बताओ कि पहले ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसको पहले आपको समझने की जरूरत है। इसको जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो पब्लिश करता है। और इसका काम होता है कि जो मैन और वुमेन है उनके बीच में जो भी गैप है, जो भी डिफरेंसेस है, उनको मेजर करना, ना कि उसको ओवरऑल ना डेवलपमेंट करना, उसको बस मेजर करना, उसको पता लगाना। तो इनके अंदर ना इनके कोर 4 पिलर होते हैं जिनको ये मेजर करने का काम करते हैं। पहला होता है उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और उनकी अपॉर्चुनिटी, मतलब जो लेबर फोर्स है उनका पार्टिसिपेशन कैसा है, उनकी जो भत्ते हैं, उनका जो वेज है उसका गैप कैसा है, लीडरशिप रोल्स कैसे-कैसे हैं। इसमें एजुकेशनल अटेनमेंट पर बात करी जाती है, यानी कि कोई शिक्षरता पर कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के अंदर नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितने हैं, हेल्थ और सर्वाइवल पर जैसे कि सेक्स रेशियो बर्थ के समय में कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और ऐसे ही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का क्या रोल है, मिनिस्टर्स कैसे-कैसे हैं, हेड ऑफ स्टेट ईयर्स कैसे हैं। तो इन 4 एरियाज को कंबाइन करके ये ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है ना, वो इंडेक्स आपका तैयार करा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो कौन-कौन से 4 हो गए? पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा। ओके, चलिए भई आगे बढ़ते हैं। थंगटा, ये एक ट्रेडिशनल मार्शल डांस है। बताइए कि इसका एसोसिएशन भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य से है? नाम क्या है? थंगटा। पहले भी एग्जाम्स के अंदर आया है ये। तो थंगटा एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्लस डांस फॉर्म है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करती है। अब आपसे अगली चीज पूछी जाएगी कि भाई इस थंगटा का मतलब क्या होता है? थंग का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, और टा का मतलब क्या होता है? स्पीयर। मतलब इसके अंदर क्या होगा? स्वॉर्ड की फाइटिंग होती है, इसमें स्पीयर की टेक्निक्स को दिखाया जाता है, एरोबैटिक्स मूवमेंट्स लोग परफॉर्म करते हैं, और ये एक ना डांस के जैसे एक प्रेजेंटेशन के रूप में करा जाता है। तो ये सिर्फ डांस नहीं है, एक तरीके से ये ना कॉम्बैट ट्रेडिशन है। ठीक है, अब इसमें राज्य क्यों है? इसमें राज्य आएगा आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर क्यों? क्योंकि मनु मार्शल ट्रेडिशन के लिए ये फेमस है थंगता, और एक और आपका इम्पोर्टेंट इसी तरीके का एक ट्रेडिशन है जिसको कहा जाता है सारित सारक, ये भी याद रखेंगे। सारित सारक ये इसी के लिए फेमस है ये। ओके, मणिपुरी कल्चरल का इंटीग्रल पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग एवं सही रूप से भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है। वही होती है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती हैं, जहां पर हैवी मशीनरी का यूज होता है, इन्वेस्टमेंट हाई कैपिटल यूज करा जाता है, बल्कि रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड गुड्स मिल देखने के लिए मिलते हैं या फिर फिनिश्ड गुड्स यूज करे जाते हैं। इसीलिए हैवी इंडस्ट्री का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर। अब ऑप्शन देख लेते हैं। स्विंग मशीन एंड पेंट ब्रशेस, क्या ये हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आएंगे? यार ये लाइट इंडस्ट्री नहीं होगी, है कि नहीं? भाई स्मॉल स्केल प्रोडक्शन दिखा रहा है, लो कैपिटल और सिंपल मशीनरी यूज करके आपकी सीविंग मशीन और पेंट ब्रशेस बना दिए जाएंगे, तो ये वाला तो गलत है यार। अगला है शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल, आंख बंद करके आंसर कर दोगे आप इसको, आपको क्योंकि पता है कि भाई स्टील इंटेंसिव है, लार्ज डॉक्स चाहिए होते हैं, हैवी क्रेन्स चाहिए होती हैं, हाई कैपिटल की नीड होती है। ऐसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी आपको हैवी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े प्लांट्स की जरूरत होती है, मोटा पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंटेंसिव होती है। तो ये आपका आएगा हैवी इंडस्ट्री को लेकर। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट is elected by an electoral college while the governor is what? राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जबकि राज्यपाल, यार बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सबको पता है, लेकिन गवर्नर का क्या होता है?
इंडियन पॉलिटी का ये डायरेक्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जब राष्ट्रपति की बात होती है तो प्रेसिडेंट कैसे आता है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आता है ना। इलेक्टोरल कॉलेज चुना जाता है जिसके अंदर एमपी होते हैं आपके लोकसभा और राज्य के, आपके एमएलए होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। लेकिन जब गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात होती है तो ये कैसे आते हैं? गवर्नर इलेक्ट नहीं करे जाते हैं, गवर्नर को जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अपॉइंट करा जाता है आर्टिकल 155 के अंदर। इसीलिए इस खाली जगह पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है द वेस्टर्न घाट्स आर अ रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट which of the following is currently considered the most significant threat to its endemic species beyond general habitat loss? पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सामान्य आवास क्षति के अलावा निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स का जिक्र होता है तो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज यानी कि जो सिर्फ यहीं पर मिलते हैं वो नजर आते हैं। इसका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक कीवर्ड दिया गया है क्या? बियॉन्ड जर्नल हैबिटेट लॉस। मतलब मतलब ये कि सिर्फ डिफॉरेस्टेशन या फिर इंक्रोचमेंट नहीं, उसके अलावा सबसे बड़ा थ्रेट बताइए इसके लिए कौन है? तो यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इसका मतलब क्या? ये वो स्पीशीज होते हैं जो बाहर से लाई जाती हैं, लोकल इकोसिस्टम के लिए नेचुरल नहीं होती हैं और ये तेजी से स्प्रेड भी करती हैं। और ये जो होती है ना वो नेटिव जो स्पीशीज जो यहाँ पर पहले से रह रहे होते हैं उनकी फूड को, उनके खाने को छीन लेते हैं, उनकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। कभी-कभी ये डिजीज भी अपने साथ लेकर आ जाती हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के एग्जांपल में एक आपका ऐसा स्पीशी है जो कि यहाँ का नेचुरल नहीं है, उसमें आप लंटाना कैमरा का यूज करते हैं या फिर उसका नाम सुनते हैं तो वो इसीलिए आता है, ये प्लांट है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशी एक ऐसा खतरा है जो कि बियॉन्ड जनरल हैबिटेट लॉस को लेकर आपका बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। निसार्स ऑर्बिट रिजीम इज, निसार की जो कक्षा व्यवस्था है वो बताइए क्या है? पहले तो आप मुझसे यही पूछोगे कि जो निसार है, ये जो मिशन है निसार, इसके बारे में हमें बताइए। तो निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ऐसे करके पहले तो आप इस निसार के बारे में याद रखिए। ये क्या है ना, ये ज्वाइंट मिशन है यूएसए के नासा और हमारे इसरो का। अब ये क्या काम कर रहा है? ये अर्थ को ऑब्जर्व करना, क्लाइमेट चेंज पर अपने डेटा को देना, अर्थ को एक फॉरेस्ट कवर, आइस शीट्स, इन सब को कवर करता है। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि इसकी जो ऑर्बिट रिजीम है वो क्या है? तो यहां पर ना आपको एक टर्म दिया गया है। कौन सा? पोलर सन सिंक। अब आप बोलोगे कि मतलब, पहले तो ये सन सिंक या फिर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है इसके बारे में बताइए। तो ये ना पोलर ऑर्बिट है, मतलब सैटेलाइट है जो कि अर्थ के पोल्स के ऊपर आपको घूमता हुआ देखने के लिए मिलेगा और हर पास में सेम लोकल सोलर टाइम पर ये आपका जो डेटा है ना उसको लेने का काम करता है। बेनिफिट यही है कि अगर मतलब बिजली वगैरह पड़ रही है तो उस कंडीशन में सेम कंपैरिजन इजी कर देता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए ये ऑर्बिट बेस्ट होती है। तो इसलिए निसार की जो ऑर्बिट रिजीम है या व्यवस्था है वो कौन सी रहेगी? पोलर सन सिंक। अब क्यों रहेगी वो भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो विचार हेतु कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन कौन से करेक्ट है। गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये पहला है। दूसरा है द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर रिगार्डिंग दी लोकसभा। तो यहाँ पर गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करने का ऐसा काम कर रहे हैं। स्पेशली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लोकसभा को डिसॉल्व करने की जो पावर है उनको लेकर बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट एक एक करके हमें यहाँ पर पिक करना है। पहला, गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों?
क्योंकि गवर्नर आर्टिकल 174 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और ये जो पावर है वो यूजुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करी जाती है। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्क्रिशन पावर भी गवर्नर कुछ रेयर केस में यूज कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट वन हमारा यहाँ पर क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। अगला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज नो सच पावर, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट, आपको एक आर्टिकल पढ़ाया जाता है 85 नंबर, उसके अंदर में लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ना, है कि नहीं? और ये जो पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही तो एक्सरसाइज वो करता है, लेकिन पावर एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका क्या रहा, इन्होंने जो ये नो सच पावर बोल दिया, ये वाला गलत रहा। तो इसीलिए ओनली वन इज करेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो उसमें सही चला जाता। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन 13 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर जो जी के जीएस के क्वेश्चंस थे उसको हम मार्क कर देते हैं डन। ठीक है ना? बाकी जो पीडीएफ है वो मेरे इस एप्लीकेशन पर आपका एक मैं कोर्स क्रिएट करके उसके अंदर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग एक्सेस कर पाओगे। मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप में से किसी को कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये मेरे रॉबिन SIRG करके इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, इस पर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, प्लेलिस्ट का लिंक, सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू।